Earthworms, uh, as we know that they are found living in burrows inside the soil, and though they are found inside the soil, that doesn't mean that they don't require oxygen for their survival. That is not the case. Earthworm are aerobic in nature, just like you and me. I hope you understand this word, aerobic. When we say they are aerobic in nature, इसका क्या मतलब होता है? They are aerobic in nature, इसका मतलब है कि they require oxygen for their survival. Okay, and the kind of respiration, breathing that they show, ये वर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन हमारे पास रहना चाहिए. They show, they display what is called as the they show what is called as the cutaneous respiration. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ऐसा है, that is the exchange of gases occurs through the skin. That is first point, but that adjective is very important. The skin has to be moist. इसलिए आप अर्थवर्म का देखिए, यू विल ऑलवेज एक प्रकार का जेली लाइक मटेरियल, एक प्रकार का चिपचिपापन, ये अर्थवर्म के एक्सटर्नल स्किन पे हमेशा रहता है. क्योंकि अगर वो चिपचिपापन नहीं होगा, इफ दैट मॉइस्टनेस इज नॉट देयर, earthworm won't be able to breathe, or rather to have that exchange of gases. That won't be possible for the earthworm. अभी इसमें like if we look at the skin surface of the earthworm, अगर ये earthworm का skin का surface है, बाहरी surface है, तो इसमें how things happen, see, blue always means deoxygenated blood. Blue always means deoxygenated blood. So what is happening here is, as you can see, over the surface of the skin we are doing this, just near the surface of the skin. ये स्किन, ये बाहरी एरिया है, अभी ये अंदरूनी है. डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये स्किन के सरफेस तक आता है, और फिर उस सरफेस पे इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद पैरेलल क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो इसमें ऐड हो जाता है. ओके, और एक बार ऑक्सीजन ऐड हो गया कि ये जो अभी आपका ब्लड है, ये किस प्रकार का ब्लड हो गया? अभी ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Immediately that blood carrying oxygen will then run into the body. ओके, अभी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करने के लिए, जैसा हमने अर्लियर लेक्चर में देखा कि द अर्थवर्म इज हैविंग क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके पास ब्लड वेसल्स है, उसके पास हार्ट है, और उसके पास रेड कलर का, बिकॉज देयर इज हीमोग्लोबिन डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, तो रेड कलर का ब्लड भी है. तो दिस ब्लड
डीऑक्सीनेटेड है इसलिए हम ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो ब्लड का कलर तभी ब्लू रहता है ऐसा नहीं कहना मुझे, वो है रेड ही कलर का। बट करंटली व्हेन इट इज कैरिंग CO2, जनरली आप टेक्स्ट बुक में भी जब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि deoxygenated blood is generally shown in bluish color and oxygenated blood is shown in reddish color. Okay, अभी ये oxygenated blood पूरे बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, ये फिर से deoxygenated हो जाएगा। Deoxygenated blood will again come towards the surface and it will give out CO2 and it will take inside oxygen. अभी ये exchange of gases जो है CO2 की भी बात कर रहे हैं हम, O2 की भी बात कर रहे हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ, ये 4 मार्क है आपके, इट ऑकर्स बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, देखिए जब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां CO2 लेकर आया, एज कंपेयर टू द amount of CO2 or the pressure, not amount, pressure of CO2 in the atmosphere, यहां पे CO2 का concentration ज्यादा है, तो यहां से because the concentration of CO2 is more here in the deoxygenated blood than in the immediate surrounding, higher concentration to lower concentration CO2 दिया जाएगा। समझ रहे हैं, इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, व्हेन द फिजिकल मैटर, व्हेन द फिजिकल एंटिटी मूव्स फ्रॉम area of higher concentration to area of lower concentration, that is called as diffusion. Similarly, इस ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है इसलिए तो आप डीऑक्सीनेटेड कह रहे हैं, लेकिन बाहर ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली काफी सारा ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बराबर ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में ये आ गया कि नाउ यू नो मोर कॉल इट एज डीऑक्सीनेटेड, नाउ यू कॉल इट एज ऑक्सीनेटेड, बीन गिवन इनटू द बॉडी। समझ रहे हैं क्या आप? ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ओके, तो ये एक हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अर्लियर लेक्चर थोड़ा मुझे लगता है हैवी हो गया था इंफॉर्मेशन उसमें काफी सारा, क्योंकि हमने हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने उसमें स्टडी किया था। ये डायग्राम के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक में तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन सवाल जब आते तो बहुत सारे सवाल आते, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में ये दिखाया है आपको। और एक क्या हो जाता है, ओरली एक्सप्लेनिंग सम कंसेप्ट, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड और ट्राई टू इमेजिन एंड अंडरस्टैंड। बायोलॉजी का कैसा है, काफी सारी चीजें इमेजिन ही करनी पड़ती है, लेकिन बायोलॉजी में एक और अच्छी चीज ये है कि मेनी थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द इमेजेस, डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस दैट आर प्रोवाइडेड टू अस। मैंने ओरली भी अगर आपको बताया होता कि ऑक्सीजन ऐसा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा आएगा, तो भी कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं था। ओके, लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि अभी हमारे पास डायग्राम भी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी सहूलियत हो जाती है, काफी आसान हो जाता है। नाउ एक हमने देख लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा एक बात करेंगे हम अबाउट द नर्वस सिस्टम। अबाउट द नर्वस सिस्टम, अभी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमें क्या मालूमात है? अर्थवर्म I don't know if you have ever heard of these terms. Earthworm contains, the nervous system of earthworm contains central nervous system, peripheral nervous system as well as autonomous nervous system. ये तीनों चीजें उसके पास है। समझ रहे हैं आप? आपने शायद 9th-10th में जब ह्यूमन ब्रेन का स्टडी किया होगा तो एटलीस्ट आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये नाम शायद आपने सुना होगा। दिस ईयर स्टैंडर्ड 11th आई एम टॉकिंग अबाउट, वी आर हैविंग अ वंडरफुल चैप्टर at the end of our textbook. काफी टाइम लगेगा by the time we reach there, लेकिन at the end of our textbook we are having one chapter specifically dedicated to the study of nervous system in man. आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपके नर्व सेल्स, आप जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, उन सब का स्टडी उस चैप्टर में दिया गया। इट्स अ वंडरफुल चैप्टर, काफी सारे इंफॉर्मेशन है उसमें। और
उस चैप्टर में भी, जिस चैप्टर में ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है, ह्यूमंस के बारे में भी ऐसा ही बताया गया है कि इवन इन योर बॉडी योर नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टार्टिंग विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कुछ ऐसा ही अर्थवर्म के पास भी है। ओके, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, it is made up of supra pharyngeal ganglion, circumpharyngeal ganglion and subpharyngeal ganglion, all the three together forming the nerve ring। ये सभी चीजें आपने सुनी है, कहां पे सुनी है आपने ये? यू हैव हर्ड दिस इन कॉकरोच। थोड़ा सा पीछे जाइए, आप रिवीजन कर रहे हैं ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। देखिए, आप अभी स्कूल में नहीं है, पेरेंट्स ने ऐसा खड़ा रहना चाहिए, चल मैं यहाँ बैठने वाला हूँ या मैं बैठने वाली हूँ, इतना होमवर्क करो, इतना स्टडी करो, 1 घंटा करना ही चाहिए। सी, यू आर नाउ ग्रोन अप्स एंड इट शुड नो मोर द बॉदरेशन ऑफ योर पेरेंट्स कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने करना चाहिए, इतना टाइम करना चाहिए। ये पेरेंट्स का बॉदरेशन अभी नहीं रहना चाहिए। बाकी के 100 काम तो खुद ब खुद अभी करने लगे हैं ना। घर वालों ने अगर रोका टोका तो आप उनको पता थे अभी मैं बड़ा हो गया हूं, अभी मैं बड़ी हो गई हूं, मैं क्या अभी स्कूल गोइंग चाइल्ड नहीं हूं, मैं अभी कॉलेज जा रहा हूं, मैं अभी कॉलेज जा रही हूं। तो यू वांट टू एंजॉय दैट इंडिपेंडेंस दैट कम्स विथ योर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, बट यू डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इट। ये दैट्स नॉट वेरी गुड। It's not necessary that the parent should, continuously sit over your head and keep on insisting कि you should do this and you better do this. आपके लाइफ की चिंता उनको क्यों ज्यादा रहनी चाहिए? आपको खुद को ज्यादा रहनी चाहिए। अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ, यू नीड टू डिसाइड हाउ टू बिल्ड इट अप लेटर ऑन। सही है ना? ओके, तो कीप ऑन रिवाइजिंग। मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि एवरी डे वी आर मूविंग 1 स्टेप अहेड विद आवर सिलेबस। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे की जो चीजें हो गई वो वैसे ही छोड़ दीजिए। प्लीज डोंट डू दैट। नर्व रिंग के बारे में हमने कॉकरोच में देखा था। सिर्फ कॉकरोच में कैसा था कि वो नर्व रिंग जो है वो ईसोफेगस के आसपास फॉर्म हो रही थी। यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे वो नर्व रिंग जो है वो फेरिंग्स के आसपास ये हो रही है। ओके, तो दिस इज समवेयर बिटवीन सेगमेंट 3 and 4। और आपको अगर सेगमेंट 3 and 4 अगर याद होगा, लेट्स अज्यूम कि दिस इज 1, दिस इज 2, 3 and 4। 3 and 4 की खासियत क्या है कि वहां पे आपका फेरिंग्स है, अर्थवर्म का फेरिंग्स है वहां पे। और इस फेरिंग्स को अगर मैं साइड से देखूं इसको, तो ये ऐसा दिखता है। मैं इस एरिया को देख रहा हूं विच इज कमिंग इन सेगमेंट नंबर 3 and 4। पहले सेगमेंट का नाम क्या है? पेरिस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम। उसके पास माउथ है, एज वेल एज उसमें वो एक एक्सटेंशन है, क्या कहते हैं हम उसको? प्रोस्टोमियम। पहला सेगमेंट है पेरिस्टोमियम, उसका जो लोब है वो है प्रोस्टोमियम, यहां माउथ है। और समवेयर अराउंड द थर्ड सेगमेंट, कीप दिस इन माइंड, यू हैव द ईसोफेगस के बाद जो जो माउथ और ब्यूकल कैविटी के बाद जो फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के ऊपर की तरफ जो है वो है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, नीचे की तरफ जो है वो है सब फेरेंजियल गैंग्लिया, और इनको कनेक्ट करने वाले जो कनेक्टिव्स हैं वो है सर्कम इसोफिजियल गैंग्लिया। ये फॉर्म हो गया आपका नर्व रिंग। कॉकरोच में भी हमने वैसे ही देखा था, ऊपर की तरफ जो है वो सुप्रा,
नीचे की तरफ जो है वो सब, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला सरकम। ये पूरा हो गया आपका नर्व रिंग बिटवीन सेगमेंट नंबर 3 एंड 4। इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हमारे पास रहना चाहिए। And I already told you, locations, knowing the locations is very, very necessary, very, very important, very vital. Then moving ahead, ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही है. Central nervous system is not just containing the nerve ring, but it also contains the ventral nerve cord, starting from segment number 5. ओके, तो अगर ये आपका 3 और 4 हो गया, तो सेगमेंट नंबर 5 से यहां शुरू होता है वेंट्रल साइड से नर्व कॉर्ड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव स्टडीड इन कॉकरोच। कॉकरोच में वो डायग्राम देखिए, एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इसका भी नर्व कॉर्ड जो है, ये नर्व कॉर्ड कैसा है? इट इज डबल एंड गैंग्लियोनेटेड। बहुत सारे गैंग्लियंस है उसको, और वो डबल नर्व कॉर्ड है। आपको अगर याद होगा, डबल का मतलब कैसा होता है कि ये वेंट्रल साइड से जब रन होगा, ये इस प्रकार से रन होगा। डबल, वो दिखने के लिए तो सिंगल सिंगल लाइन, ये एक सिंगल लाइन है और ये एक सिंगल लाइन है, ऐसा बहुत बार दिखता है, लेकिन वैसा नहीं, ये दो अलग लाइन से, ये दो अलग लाइन से। ये नर्व्स का, ये नर्वस सिस्टम का नेटवर्क है। ये नर्व कॉर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम of earthworm consists of the nerve ring and the double ventral nerve cord which is ganglionated in nature. फिर आप अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि ब्रेन से, यहां पे ब्रेन का मतलब कौन है? ब्रेन का मतलब है सुप्राफेरेंजियल। ब्रेन से और नर्व कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व्स है, दे फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्व कॉर्ड के साथ सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है। वहां से फिर अनगिनत गैंग्लियंस जो बॉडी में स्प्रेड होते हैं, सॉरी नॉट स्प्रे, स्प्रेड होते हैं, दे आर और दे बिकम द पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा, क्योंकि नर्वस सिस्टम की बात चल रही है, तो हमें यह भी पता रहना चाहिए कि टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड ऑफ अर्थवर्म, एंटीरियर साइड यानी कौन सी हो गई ये? एंटीरियर साइड यानी हेड रीजन, जिस साइड में, वो साइड की हम बात करें। एंटीरियर साइड ऑफ अर्थवर्म कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर, एंटीरियर साइड जो है उसमें ऐसे रिसेप्टर्स है जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्थवर्म के पास आईज नहीं है, ध्यान में रखिए, मैंने अब तक ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन अर्थवर्म्स डोंट हैव आईज, बट दैट डजंट मीन दे आर ब्लाइंड, दे कैन सेंस द लाइट। समझ रहे? एंड कहीं तो भी आपको यह पता रहना चाहिए कि दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अर्थवर्म्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉप यानी लाइट, नेगेटिव यानी ये लाइट से दूर भागने वाले ऑर्गेनिजम्स है। इसलिए आप देखिए, इवन बारिश में अगर आपको अर्थवर्म देखने, तो व्हेन इट इज वेरी क्लाउडी, तब आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे वो, या शेडी रीजन में, मॉइस्ट शेडी रीजन में, डैम्प रीजन में दिखेंगे आपको, या फिर रात को आपको वो काफी सारे ऊपर दिखेंगे। दिन में मस्त सनलाइट आ रहा है और ये अर्थवर्म मस्त ऐसा बीच पे लेटा हुआ है, सन बेदिंग कर रहा है, ऐसा आपको अर्थवर्म कभी दिखेगा नहीं। ओके, और उसके पीछे एक सिंपल रीजन है। देखिए क्या सिंपल रीजन है? अगर ये धूप की तरफ आ गया, इफ इट गेट्स एक्सपोज टू सनलाइट, इवन माइल्ड सनलाइट और हेवी सनलाइट, द स्किन विल बिकम ड्राई, एंड विद ड्राई स्किन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वोंट बी पॉसिबल। हमने जस्ट 5 मिनट पहले रेस्पिरेशन का बात किया था। Earthworm needs to have moist skin. Earthworm needs to have moist skin, and
to maintain that moistness, it prefers to remain away from sunlight. समझ रहे हैं आप? Okay. Anyway, so it contains towards the anterior side, the earthworm contains receptors for light. It also contains receptors for touch. Okay. And to understand the ये जिस सपोज इट इज लिविंग इन एंड अराउंड वाटर, क्योंकि इसको डैम्पनेस और मॉइस्चर की जरूरत है, तो ऐसा हो सकता है इट नीड्स टू नो द क्वालिटी ऑफ वाटर. गंदे पानी में खराब पानी की तरफ थोड़ी जाएगा ये. समझ रहे हैं आप? ओके. तो दैट्स व्हाई इवन अंडरस्टैंडिंग द पीएच, द क्वालिटी ऑफ वाटर, उसके लिए भी इसके पास रिसेप्टर्स है, अर्थवर्म के पास सेंसर्स है, एंड दे ऑल्सो दे आर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म. ओके. इसमें का कोई भी पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है. बहुत सुपरफिशियल, विल बी सरप्राइज, 5 लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा नर्वस सिस्टम. ओके. ऑफ कोर्स अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान है अगर आपको कॉकरोच का समझ में आया होगा तो, क्योंकि एग्जैक्टली द सेम थिंग्स वी आर राइटिंग हियर. इतना ही है कि यहां सेगमेंट्स का डिफरेंस है. ओके. और सेगमेंट की तरफ आपने ध्यान नहीं देना है. आपको पता रहना चाहिए नर्व कॉर्ड कहां पे शुरू होता है, आपको पता रहना चाहिए नर्व रिंग कौन से सेगमेंट्स में. वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर गुड सिस्टम दैट we will be talking about that will be the एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द अर्थवर्म. कॉकरोच के बारे में हमने क्या बात किया था? कॉकरोच के बारे में हमने बात किया था कि कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब यह है कि कॉकरोच का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड को सेग्रीगेट करने का काम कौन करता है कॉकरोच में? मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स. ओके. लगभग 100 to 120 150 स्मॉल हेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में निकाले, वो जहां मिड गट खत्म होकर हाइंड गट शुरू होता है, वहां पे हमने मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स लार्ज नंबर में ड्रॉ किए हुए हैं. ये किसकी बात चल रही है? कॉकरोच की. यहां हमें किसकी बात करनी है? अर्थवर्म के बारे में हमें बात करना है. अर्थवर्म में इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में पहली मालूमात हमारी ये है कि द मेन excretory organ is called as नेफ्रीडिया. क्या कहते हैं इसको? नेफ्रीडिया. क्या है ये? नेफ्रीडिया. ओके. दूसरी बात ऐसी कि इन अर्थवर्म the main nitrogenous waste is, अर्थवर्म की बात चल रही है अभी, कॉकरोच की बात नहीं चल रही है, अर्थवर्म की बात चल रही है, is यूरिया. ओके. द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी अर्थवर्म के बॉडी में जो भी एक्सेसिव नाइट्रोजनस मैटर प्रेजेंट रहता है, दैट एक्सेसिव नाइट्रोजनस मैटर अर्थवर्म के बॉडी में उसे स्टोर नहीं कर सकते. नाइट्रोजन बहुत जरूरी है बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो एक्सेसिव नाइट्रोजन स्टोर करना ये कोई भी ऑर्गेनिज्म में एज सच पॉसिबल नहीं है. इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को वो एक्सेसिव नाइट्रोजन किसी प्रॉपर कंपाउंड में कन्वर्ट करके वो बाहर फेंकना पड़ता है. जब अर्थवर्म
उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट करता है, सिक्रीट करता है. दैट नाइट्रोजनस वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. और इसलिए earthworm is considered to be यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. कैसे? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. एक्चुअली ये कैसा है? यूरिया है लगभग 40%, उसके नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया है लगभग 40%, अमाइनो एसिड से लगभग 40%, एंड अमोनिया है. कितने हो गए? मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है. 40 प्लस 40 कितना होता है? 60 होता है क्या? आई डोंट नो. अर्थवर्म का वेस्ट मटेरियल जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है, उसका रफ कॉम्पोजिशन ऐसा रहता है कि देयर इज 40% यूरिया, 40% अमाइनो एसिड्स एंड ऑलमोस्ट 20% ऑफ अमोनिया. ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये देना चाहता हूं. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस, आई वॉन्ट यू टू मार्क दिस इन योर ब्रेन, फॉर द रीजन दैट ये और एक रीजन हो गया कि वाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड एज और कंसिडर्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. क्योंकि जब ये वेस्ट मटेरियल बाहर गिरता है किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे, जब ये सॉइल में मिक्स होता है, तो अर्थवर्म का वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल सॉइल में मिक्स हो रहा है. यानी सॉइल में क्या ऐड हो रहा है? यूरिया ऐड हो रहा है. हमें पता है ऑलरेडी कि सिंथेटिक यूरिया तो वैसे भी फार्मर ऐड करता है. फर्टिलाइजर जब फार्मर डाल रहा है तो वो यूरिया डाल रहा है, पर ये इंडस्ट्री में बना हुआ, ये कंपनी में बना हुआ यूरिया है. यहां पे नेचुरल यूरिया मिल रहा है, तो ये सॉइल के क्वालिटी को एनहेंस करने वाला है. अमाइनो एसिड्स आर वेरी गुड एक्चुअली. ये अमाइनो एसिड्स अगर सॉइल में चले गए, इमीडिएटली प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे ही. तो दीज टू मटेरियल आर वंडरफुल मटेरियल फॉर द सॉइल, for the microbes in the soil, as well as for the plants and crops and vegetables and whatnot that is growing in the soil. समझ रहे हैं आप? ओके. अभी ये पार्ट निकाल देता हूं मैंने, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. कॉकरोच के पास मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स थे, अर्थवर्म के पास नेफ्रिडिया है. कॉकरोच यूरिक एसिड निकाल रहा था बाहर, नाइट्रोजनस वेस्ट. अर्थवर्म ये यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है फॉर इन द फॉर्म फॉर द नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इट हैज टू थ्रो आउट, इट इज थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. ओके. इसमें थोड़ा सा अगर हम डीप जाएंगे, नेफ्रिडिया में 3 प्रकार हैं. कितने प्रकार हैं? 3. लेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. लेट्स कंसिडर की दिस इज 14 to 16, और फिर बाकी आगे तो है ही. 14 to 16 क्यों दिखाया मैंने? आपको कुछ अंदाजा है क्या 14 to 16 में क्या होता है? कैन एनीवन रिमेंबर व्हाट इज इन बिटवीन 14 and 16? क्लाइटेलम. हमने बात किया हुआ है ऑलरेडी क्लाइटेलम के बारे में. Okay, I'm not counting. Now, नेफ्रिडिया में 3 प्रकार है. नेफ्रिडिया is going to help in the removal of the nitrogenous waste in the form of urea. लेकिन इसमें 3 प्रकार है. 3 प्रकार कैसे हैं? प्रकार कैसे? देखिए, पहला प्रकार है what is called as the pharyngeal nephridia. pharyngeal nephridia ये ट्यूब्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैच्ड है. अभी वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो बीच में से जा रहा है, मैं वो ड्रॉ नहीं करने वाला, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम से, आई एम सॉरी, सेगमेंट नंबर 4, 5 and 6, 4,
5 and 6. यहां बीच में क्योंकि थोड़ा थोड़ा फेरेंजियल रीजन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहां पे जो नेफ्रीडिया का बहुत डेंस नेटवर्क है in and around the pharynx, that is called as the pharyngeal nephridia. Okay, segments बड़े इंपॉर्टेंट है, 4, 5 and 6. समझ गए आप? ओके, ये एक बात हो गई। फिर उसके बाद अलग अलग कलर से दिखाएंगे हम। दूसरा एक मैटर है इसमें, फेरेंजियल नेफ्रीडिया के बाद एक है इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया। ये अलग अलग इंटेग्यूमेंट्स जो है, इन इंटेग्यूमेंट्स के बीच में ये देखिए, ये ऐसा दिख रहा है आपको। यहां तो क्लाइटेलम में तो बहुत घनी आबादी, वेरी डेंसली पैक्ड है ये इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट्स के सेगमेंट्स के बीच में इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया, ये इसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया जो है, इट इज फाउंड बिटवीन फ्रॉम सेगमेंट नंबर 3, मैं 3 की तरफ दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन सेगमेंट नंबर 3 टू द लास्ट सेगमेंट। ओके, तो वी कैन वेरी वेल स्टार्ट शोइंग इट फ्रॉम हियर, है क्या? ओके, एंड वी कैन गो टिल द एंड। समझ गए आप? ओके, तो 3 प्रकार नेफ्रीडिया के अर्थवर्म के बॉडी के अंदर है, स्टार्टिंग विथ समथिंग दैट इज बिटवीन segment number 4, 5, 6, they are called as the pharyngeal nephridia. Starting from 3rd segment till the last segment, among the segments, that is the integumentary nephridia, and the 3rd type is called as the septal nephridia. ये अभी इसके लिए हम अलग कलर यूज करेंगे। सेप्टम क्या रहता है? देखिए, सेप्टल का मतलब है सेप्टम। सेप्टम यानी क्या कि आपका अर्थवर्म का देखिए ये एक सेगमेंट है, और उसके बाद फिर ये दूसरा सेगमेंट है, फिर ये तीसरा सेगमेंट है। तो इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं सेप्टम। ओके, ये देखिए, ये सेप्टम है, ये सेप्टम है। सेप्टम पे भी नेफ्रीडिया है। ओके, तो सेप्टल नेफ्रीडिया देखिए हम यहां पे दिखाएंगे। ये सेप्टम हो गया ना, तो ये हो गया आपका सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया ध्यान में रखिए, सेप्टल नेफ्रीडिया स्टार्ट्स फ्रॉम सेगमेंट नंबर 15, इसलिए मैंने देखिए थोड़ा लेट शुरू किया इसको। यहां पे भी मिलेगा आपको, डोंट वरी। सेगमेंट नंबर 15 टिल द लास्ट सेगमेंट। यू गेटिंग दिस? ओके, तो 3 प्रकार के, 3 different types of nephridia are found in the earthworm's excretory system. Nephridia are basically concerned with the removal of nitrogenous waste from the body of the earthworm. The nitrogenous waste that will be removed, that will be formed in the body of earthworm, that will be in the form of urea. That's why organisms that secrete their nitrogenous waste material in the form of urea, those organisms are called as ureotelic organisms. So earthworm becomes ureotelic organism. You got this? Okay, ये सब टेक्स्ट बुक में है,
इंक्लूडिंग द डायग्राम भी है टेक्स्ट बुक में। लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे मेंशन करना है। अर्थवर्म जब नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है, वो यूरिक एसिड, जैसा कॉकरोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा था, अर्थवर्म यूरिक एसिड नहीं रिलीज कर रहा है, वो क्या रिलीज कर रहा है? यूरिया रिलीज कर रहा है। तो देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कॉकरोच के बॉडी में भी बन रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अर्थवर्म के बॉडी में भी बन रहा है, लेकिन फिर उसके कंपाउंड फॉर्म में फर्क क्यों है? व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? व्हाई इज इट दैट वन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग यूरिक एसिड व्हाइल अनदर ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग यूरिया? एक पूरा चैप्टर देखना है हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्क्राइब और डिस्कस करने वाला, वो बाद में आने वाला है। लेकिन उस चैप्टर में हमें एक इंफॉर्मेशन ऐसा दिया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका बॉडी सिस्टम जब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करता है, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, या और कोई कंपाउंड रहेगा, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन द टाइप ऑफ कंपाउंड is decided upon the availability of water. Availability of water. इंसेक्ट्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं क्योंकि पानी का अवेलेबिलिटी का उनको कुछ पक्का पता नहीं रहता कि अच्छी मात्रा में वाटर अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए वो इंसेक्ट्स जो है वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर फेंकने के लिए बहुत ही कम मात्रा में या एज गुड एज नील अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती, एज गुड एज नो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिया का वैसा नहीं है। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म इज रिमूविंग यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, यूरिया रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। अर्थवर्म को वाटर अवेलेबल है, इसलिए वो उस वाटर में इस यूरिया को मिक्स कर देता है और फिर वो सॉल्यूशन जो है वो बाहर एक्सक्रीट करता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इवन यू आर यूरियोटेलिक इन नेचर। व्हेन अ पर्सन इज डिस्कार्डिंग द यूरिन आउटसाइड द बॉडी, हम जब यूरिन रिलीज कर रहे हैं बॉडी से, यूरिन का काम क्या है? यूरिन का काम ये वाटर बैलेंस करना नहीं है, वो सेकेंडरी टर्शियरी काम हो गया। यूरिन का मेन काम है कि आपके बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अभी देखिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी में आप रख नहीं सकते, तो उस यूरिया को बाहर फेंकना जरूरी है, लेकिन वो टॉक्सिक मटेरियल है। आप उसको ऐसा ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बाहर फेंक नहीं सकते, आप उसको डाइल्यूट करते हैं, आप उसको डाइल्यूट करते हैं। और आप यूरिया को डाइल्यूट करने के लिए वाटर यूज करते हैं। फॉर्चुनेटली यूरिया को डाइल्यूट करने के लिए जो पानी की जरूरत है वो बहुत कम है। इवन इन लेस वाटर यूरिया कैन वेरी वेल गेट इजीली डिसॉल्व्ड एंड इट कैन बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। तो जिनको मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी है, सो पानी अवेलेबल है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अर्थवर्म रहे चाहे आप रहे, दे हैव बिकम यूरियोटेलिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको भरपूर पानी अवेलेबल है, पानी की कोई किल्लत नहीं है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स देखिए, फिशेस देखिए, जिन्हें पानी का कोई अफसोस नहीं है, पानी का कोई अनअवेलेबिलिटी नहीं है, पानी का कोई डिफिशियंसी नहीं है, भरपूर पानी जब अवेलेबल रहता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स वो जब नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर फेंकते हैं तो दे थ्रो इट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया पॉइंट नंबर 1 बहुत 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 टॉक्सिक मटेरियल है, ये भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में बनता है, लेकिन पहली बात ये बहुत ही टॉक्सिक है और इसको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए बहुत 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 बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। आप और मैं अमोनिया को बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो अमोनिया को बाहर फेंकने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पानी लगेगा हमें या हमारी बॉडी को कि हम डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। ओके, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वैसा नहीं, उनके पास भरपूर पानी है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो जब नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर, दे रिलीज इट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अभी मैंने यहां पे क्यों मेंशन किया, टेक्स्ट बुक में ये पार्ट नहीं है लेकिन हमें पता रहना चाहिए, अमोनिया
is the nitrogenous waste released by earthworm. आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, या तो आप गलत बात कर रहे हैं या हमको कंफ्यूज कर रहे हैं. अभी तो 10 मिनट पहले बता रहे थे कि यूरिया इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज्ड बाय अर्थवर्म, अभी बता रहे हैं अमोनिया इज द नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज्ड बाय अर्थवर्म. नक्की क्या? तो ध्यान में रखिए, थ्रू आउट द ईयर, साल भर अर्थवर्म यूरिया रिलीज करता है, लेकिन अमोनिया रिलीज करने का टाइम कब आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अमोनिया इज द नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज्ड बाय अर्थवर्म ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मॉनसून. बारिश के सीजन में क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी भरपूर है, तो एटलीस्ट उतने 2-2.5-3 महीने अर्थवर्म कैन रिलीज इट्स नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. उसको फर्क नहीं पड़ता, आजू बाजू में पानी अवेलेबल है क्योंकि, तो बॉडी से अगर वाटर लॉस भी हो गया तो इमीडिएटली वो लॉस वो भर सकता है, रिप्लेनिश कर सकता है, रिफिल कर सकता है. समझ गए? कल अगर एग्जाम में सवाल आया अर्थवर्म का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या है, आपका पहला आंसर यही रहना चाहिए. पहला आंसर हमेशा यूरिया. लेकिन अगर उन्होंने कंडीशन अप्लाई किया, अगर उन्होंने कंडीशन अप्लाई किया कि अर्थवर्म का नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या है ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनफॉल, ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, ऐसे टाइम पे ही हमारा आंसर चेंज होके क्या आएगा, अमोनिया आएगा. कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे. ओके, और ये पार्ट टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन एम्स लेवल के पहले जब एग्जाम्स होते थे वहां पे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे. यू बेटर राइट दिस डाउन. ओके, एटलीस्ट द लोअर पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दो चीजें तो टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं है. समझ गए आप? ओके, 3 सिस्टम्स के बारे में बात किया हमने आज. वी स्टार्टेड विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्यूटेनस रेस्पिरेशन. देन वी टॉक्ड अबाउट नर्वस सिस्टम, nerve ring and double ventral nerve cord. And finally we talked about the excretory system in earthworm. earthworm का main excretory product यूरिया है, और ये excretory system का main organ जो है वो नेफ्रीडिया है. समझ गए आप? ओके, 3 अलग अलग सिस्टम्स हो गए हैं आज, काफी सारा पार्ट हो गया है. earthworm का सिर्फ लास्ट एक सिस्टम हमें स्टडी करना है, that will be the reproductive system in earthworm. Okay, that we'll see in the next lecture. Till then, stay home, stay safe. Thank you very much.